हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विथ अविनाश। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने YouTube वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को कम से कम 480 पिक्सल्स पर कर लें, जिससे वीडियो आपको क्लियर दिख पाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस के हर चैप्टर के 1 मार्क्स की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मैथ्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th में CBSE द्वारा स्टार्ट की गई नई केस स्टडी सीरीज, जो कि मैथ्स और साइंस दोनों में ही है, उन वीडियोस की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, जो पूरी तरह से CBSE के आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th का, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस। ये इस MCQ सीरीज का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ फॉर्म में, या फिर 1 वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो देखते समय आप क्वेश्चन आने पे वीडियो को पॉज करें और खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करें। फिर वीडियो देखें और आंसर चेक करें कि आपने आंसर सही दिया है या गलत। इस तरीके से आप इन वीडियोस का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। इन चारों रिएक्शन में आपको ये बताना है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सब के स्टेट्स, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें सही लिखा गया है। स्टेट आपको पता है क्या होता है? स्टेट हमेशा किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बगल में ब्रैकेट के साथ लिखा गया होता है। जैसे मैं रिएक्शन 1 की बात करूं तो आप देखो क्या है, 2H2 और L लिखा हुआ है। L का मतलब लिक्विड, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे। वहीं पे ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में है और H2O वाटर यानी कि गैस स्टेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन टेम्परेचर पे एलिमेंट्स के स्टेट कैसे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एक है हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कंपाउंड दिख रहा है वाटर। तो आइए देखते हैं रिएक्शन टेम्परेचर पे हमें पता है कि हाइड्रोजन कैसा होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप मैच करा लीजिए कौन सी इक्वेशन में है। तो देखो आप पहले वाले में हाइड्रोजन लिक्विड दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। रिएक्शन नंबर 2 की बात करूँ तो हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिक्विड है, जबकि हमें पता है कि ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस। तो ये भी ऑप्शन गलत। सी पार्ट पे चलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर लिक्विड, ये स्टेट एकदम करेक्ट फॉर्म है। जबकि 4th वाला भी हाइड्रोजन को गैस, ऑक्सीजन को गैस, लेकिन वाटर को भी गैस बता रहा है। इस वजह से ये 4th वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल कर के आया सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। सेकेंड ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। थर्ड ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। और फोर्थ ऑप्शन है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी सब्सटेंस का अपीयरेंस चेंज होता है। सिर्फ मतलब वो कैसा दिखेगा वो चेंज हो जाएगा, पर उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा। रेफरेंस के लिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, बिल्कुल सेम बात को मैंने इंग्लिश में लिखा है कि अ चेंज इन विच द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। यानी कि उसके कलर, शेप, साइज, जो अपीयरेंस है बस उसमें चेंज होगा, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर,
बिल्कुल, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज ही है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वाटर जो है उसका अपीयरेंस चेंज होगा। अब वो वाटर वहाँ लिक्विड फॉर्म में था, वेपर के केस में वो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो सिर्फ उसका अपीयरेंस बदला है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन नहीं, क्योंकि रहेगा तो वो वाटर ही, उसके मॉलिक्यूल्स तो H2O ही रहेंगे। ऑप्शन बी, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अब आइस से आप वाटर बना लो, क्या फ़र्क पड़ना है, आइस में भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही था और वाटर में भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। थर्ड वाला है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगर पानी में हम नमक को डिसॉल्व करते हैं तो सिर्फ नमक का स्टेट चेंज होगा, यानी कि नमक जो सॉलिड स्टेट में था वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में चला जाएगा अपना स्टेट बदल के, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो सेम रहेगा। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि केमिकल चेंज का पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम सॉल्ट वाले पानी को वापस से इवेपोरेट कर देंगे तो सॉलिड जो सॉल्ट था हमारा वो बच जाएगा और जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो इसका मतलब हमने इस प्रोसेस को रिवर्स कर लिया, और हमें पता है कि फिजिकल चेंज कैसा प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लास्ट ऑप्शन है कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक हमारा केमिकल चेंज होगा। अब देखते हैं क्यों होगा ये केमिकल चेंज। क्योंकि अगर हम कंबशन करेंगे तो जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको वापस से हम एलपीजी नहीं बना सकते हैं। अगर हम एलपीजी का कंबशन कराते हैं तो हमें दो कंपाउंड मिलता है, फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हमें वाटर H2O। और अगर आप CO2 और वाटर को मिला देंगे तो वो एलपीजी वापस से नहीं बन जाएगा। तो ऐसे केस में उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, यानी कि वो एक केमिकल चेंज है। तो इसमें से ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए ये एनर्जी? टू ब्रेक द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि एक रिएक्टेंट है हमारा A, उससे मिलके बन रहा है दो प्रोडक्ट B प्लस C, यानी कि A ब्रेक डाउन हुआ है B और C में। अब A को अगर B प्लस C यानी कि दो कंपाउंड में टूटना है, ब्रेक होना है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा एनर्जी। अब चाहे आप ये एनर्जी उसे हीट के फॉर्म में दे दो, लाइट के फॉर्म में दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दो, बट अगर A एनर्जी को लेकर के B और C बना देता है तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस एग्जाम्पल में मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि A जो है वो डिकम्पोज करेगा B और C में। तो इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर A है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन क्या होता है? C प्लस O2 विल गिव CO2 साथ में एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी। तो इसने एनर्जी लेकर ब्रेक डाउन नहीं किया, बल्कि इसने प्रोडक्ट साइड में हीट दिया है, हीट निकाला है, हीट लिया नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हीट हमारा रिएक्टेंट साइड में है कि प्रोडक्ट साइड में है? प्रोडक्ट साइड कौन सा होता है? ये वाला। रिएक्टेंट साइड कौन सा होता है? ये वाला। तो हीट ये रिलीज़ कर रहा है, तो रिलीज़ वाला एक्सोथर्मिक होता है, ना कि एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। हम कंपोस्ट बनाते ही किस लिए हैं? ताकि हम उससे एनर्जी ले पाएँ। हमें एनर्जी देना नहीं होता है, हमें एनर्जी लेना होता है कंपोस्ट से। तो इसका मतलब वापस से हमें एनर्जी कहाँ मिलेगा? प्रोडक्ट साइड में। तो ये फिर से एक्सोथर्मिक होगा, ना कि एंडोथर्मिक। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जनरली आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लो या रेस्पिरेशन की बात करो तो एक रिएक्शन होता है जो बहुत ही फेमस है, आप लोग को याद भी होना चाहिए। C6H12O6 जब रिएक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन के साथ तो क्या रिलीज़ करता है? 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में ATP निकालता है। ATP क्या होता है? ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी हमें मिला है वो रिएक्टेंट साइड में मिला कि प्रोडक्ट साइड में मिला? तो चूंकि ये RHS की तरफ है तो ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है हमारा। तो फिर से ये कैसा एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का, ना कि एंडोथर्मिक। तो सी भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिएक्शन देखते हैं पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करोगे, केमिस्ट्री में हीट के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं ट्रायंगल का, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे ये सिंबल यूज किया जाता है हीट करने के लिए। तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, CaO क्या होता है हमारा, क्विक लाइम। इस वाले रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की ज़रूरत पड़ी थी। उसने हीट रिलीज़ नहीं किया था, उसे हीट की रिक्वायरमेंट थी ताकि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना पाए। तो जब हीट इनटेक होता है तो हमारा हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट पहचान ये है, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ही हो रहा है ताकि CaO और CO2 बना सके। तो ये एक और पहचान है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक रिएक्शन दे रखा है, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखता है NH3। तो NH3 यानी कि नाइट्रोजन जो है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये वाला पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो इस तरफ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या गेन किया, हाइड्रोजन। और हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, इस दोनों को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसी एक रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑप्शंस में जो हमें तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये सही है। क्या और भी कोई रिएक्शन सही है? अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ऑक्सीजन ने NH3 को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है NO। तो अब चूंकि ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस किया है इसलिए ये कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शंस में जो पहला वाला ऑप्शन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो भी सही है। अब आप अपने ऑप्शंस दोबारा चेक करो कि 1 और 3 किस में सही कह रहा है ये। तो ये ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इनमें से कौन से वाले प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट है हमारा स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर लेंगे कंटेनर में तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होना है इसमें। सेकेंड है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। आप एयर जो हमारा गैसियस स्टेट में है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बेसिकली केवल स्टेट चेंज कर रहे हो। स्टेट चेंज कभी केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा केमिकल रिएक्शन। थर्ड है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन। अगर आप ओपन में छोड़ दोगे पेट्रोल को तो क्या होगा, वो इवापोरेट कर जाएगा और यहाँ फिर से लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदल गया है, तो यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, केवल स्टेट चेंज हो रहा है। फोर्थ इज हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो जब हम कॉपर वायर को एयर में हीट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। और ये जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड उस पर जमा होता है ये उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोजन। तो इस प्रोसेस में जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो क्या होगा, वो होगा कॉपर प्लस
ऑक्सीजन, ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस अगर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा हमारा 2 और इस तरफ भी आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 6 है हमारा, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इनेबल्स अस टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ऐसा कौन सा लॉ है जिसकी वजह से हमें केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो वो लॉ एक ही है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी को इंग्लिश में स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। अब क्विक लाइम के अंदर हम वाटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हम क्विक लाइम का केमिकल नाम क्या है ये समझ लेते हैं। तो क्विक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम क्विक लाइम के अंदर वाटर को मिलाते हैं तो वो बन जाता है स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एग्जाम में आप लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम। आपको क्विक लाइम का केमिकल नेम भी पता है और केमिकल फॉर्मूला भी पता है, और स्लेक्ड लाइम का भी केमिकल नेम और फॉर्मूला पता है। लेकिन अब आपको वहाँ पे इसके साथ ही साथ रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, CaO जब हम इसमें मिलाएंगे वाटर यानी कि H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, CaOH होल ट्वाइस। और साथ ही साथ ये लिबरेट करेगा हीट को, और इनके नीचे आप इनका नाम लिख देंगे कि ये हमारा रह गया क्विक लाइम और ये हो गया हमारा स्लेक्ड लाइम। क्वेश्चन 8 है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो जो पोटेशियम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से वो डिस्प्लेस कर देगा लेड को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और खुद नाइट्रेट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। अगर आप स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखा है, इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना ये आपको आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखो कि पोटेशियम कहाँ है, एकदम टॉप पे, यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव है। और लेड को देखो आप, ये लेड है हमारा, ये क्या है, ये उससे बहुत काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब पोटेशियम चाहे तो लेड को उसके सॉल्यूशन से आराम से डिस्प्लेस करके खुद एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा, और यही हुआ है इस केस में। अगर बात करें हम इसके रिएक्शन की, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। तो यहाँ से पोटेशियम क्या करेगा, इस Pb को डिस्प्लेस करके खुद एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ ही साथ क्या बनेगा, लेड आयोडाइड विच इज़ PbI2। अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, तो बैलेंस आपको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका नाम इंडिविजुअली लिख लो। Pb, एक है एलिमेंट N, दूसरा है ऑक्सीजन, फिर हमारे पास पोटेशियम और फिर है हमारे पास I। राइट साइड में भी बिल्कुल सेम ऑर्डर में आप इन एलिमेंट्स को लिख लेंगे, Pb, N, O, K एंड I। अब लेफ्ट साइड में देखो आप कि कितने लेड है यहाँ पे, तो लेड का मॉलिक्यूल एक ही है, तो अपने पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है, क्योंकि 1 तो यहाँ है लेकिन आगे 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। उसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर तो 3 है बट आगे जो होता है 2 उसके साथ वो मल्टीप्लाई हुए कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। पोटेशियम है हमारा सिंगल, एक ही है, और आयोडीन भी हमारे पास एक ही है। वहीं अगर हम बात करें राइट साइड में, तो यहाँ देखो आप, यहाँ भी लेड हमारे पास एक है, नाइट्रोजन हमारे पास सिंगल है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, और के हमारे पास 1 है,
आयोडीन है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिया हमने। अब आप मैच कराओ, फर्स्ट वाला एकदम मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकेंड वाला क्या मैच कर रहा है, आपको राइट साइड में भी 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन के लिए हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2। इस 2 के मल्टीप्लाई से क्या क्या चेंज हो गया, अब हमारे पास के भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 यहाँ पे और 2 आगे लगने से मल्टीप्लाई हो गए, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 ऑक्सीजन। लेड यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, तो ये मैच्ड है। नाइट्रोजन यहाँ 2 यहाँ 2 मैच्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 इधर भी 6 मैचिंग है। और पोटेशियम हमारे पास यहाँ 1 है इधर 2 है, तो हमें लेफ्ट में भी पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 का मल्टीप्लाई करते ही ये 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और आयोडीन भी हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी 2 का मल्टीप्लाई है। जो हम कंपाउंड के सबसे स्टार्टिंग में जो भी नंबर लिखते हैं ना, वो नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये मत समझना कि ये जो के है सिर्फ इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो यही ट्वाइस हुआ है, ऐसा नहीं है, इसने इसको भी 2 टाइम्स किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि अब हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिख दिया है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। N2 + 3H2 gives 2NH3, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब याद करो आप, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा हो तो उसमें जब 2 रिएक्टेंट मिलके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिन लोगों को इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उन लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे चैप्टर 1 की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें। मैंने क्विक रिवीजन सीरीज बना रखा है, जिसमें इस चैप्टर को मैंने बहुत कम टाइम में अच्छे से हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है और आपको पूरा टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है B, ये दोनों कंबाइन हो जाए और फॉर्म करे हमारे पास एक प्रोडक्ट जो कि होगा C, तो ऐसे रिएक्शन को हम इन जनरल क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 10 है हमारा, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम कलर्ड बॉटल्स में क्यों डाल के रखते हैं। तो आंसर से पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है 2 अलग अलग प्रोडक्ट में। एक है हमारे पास वाटर और दूसरा बनेगा ऑक्सीजन। इस वजह से ताकि वो ब्रेकडाउन ना हो, डिकम्पोज ना हो वाटर और ऑक्सीजन में, हम उसे कलर्ड बॉटल्स में या फिर मोर एक्यूरेटली कहें तो ओपेक बॉटल्स में। ओपेक क्या होता है, जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देता अपने से, या फिर बहुत कम मात्रा में पास होने देता है, ताकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हो वो डिकम्पोज ना कर पाए। इस वजह से हम उसे कलर्ड बॉटल्स में या फिर ओपेक बॉटल्स में रखते हैं। तो जो बात मैंने हिंदी में समझाया उसी बात को एक राम कथा कहानी के तौर पे मैंने लिख डाला है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्टीमेटली आपको आंसर्स तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही अच्छे से लिख कर देना है। तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम लिखा है मैंने। इट इज़ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड दैट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ केप्ट इन कलर्ड और ओपेक बॉटल्स सो दैट लिटिल और नो लाइट पासेस थ्रू इट। अब साइंस में मोस्टली जब हम कोई आंसर दे देते हैं रिएक्शन से रिलेटेड, तो हमें उसका रिएक्शन ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन बने एग्जाम में और आपकी भी नॉलेज इन्हांस हो। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख लो आप H2O2। जब इसको रखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर और साथ में ऑक्सीजन। बैलेंसिंग चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 2 ही हैं। तो मतलब इस तरफ ऑक्सीजन है अपने पास 2, इस तरफ है ऑक्सीजन 3। तो क्या करा जाए, ये कौन सा केस है, जहाँ राइट साइड में जो सिंगल वाला ऑक्सीजन उसको आप डबल करो, और डबल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कहाँ पे, आगे। लेकिन हम मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन भी 4 हो गया है, तो इसलिए हम इस तरफ भी
2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिल गया है। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें जो क्लास 10th बोर्ड्स देने वाले हों, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक आप सब पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।